नहीं, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल का एक्सपेक्टेड ऑर्डर लिखा हुआ है, यानी PH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होना चाहिए और PF3 का बॉन्ड एंगल कम होना चाहिए। ठीक है, ये आप पहले से भी जानते हो। जैसे आए हम्म हम्म है, बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं याद है, यहाँ एक घंटा का हुआ। हाँ यहीं पे है। अभी बताएंगे इसका आंसर, बता रहे हैं हम, कहाँ बोले कि नहीं बताएंगे। एक छड़ी पल दे के हम बता रहे हैं आपको, दीजिए ना, आप गलती कुछ नहीं किए हैं। बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट आपको नहीं याद है इसलिए थोड़ा सा दीजिए ना, हम गर्म करते हैं उसका बदल। ठीक है, यहाँ पर आप क्या बोले, आप बोले कि फॉस्फोरस और फॉस्फोरस और यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, इसके पास भी लोन पेयर एक, इसके पास भी लोन पेयर एक है। ठीक है, साइडेड एटम सेम है कि अलग अलग है? तो विद्युत नात्मकता का प्रभाव बॉन्ड एंगल में पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हैं? निकालिए हाथ, एकदम फटाके दे आंसर देना, बहुत ज्यादा तेजाई छोड़ाने लगेंगे तुरंत। चलिए देखा जाए, बैठिए। यहां पर हम लोग को बताया गया है कि PH3, देखिए पहले इसको समझ लीजिए, हम लोग पहले आपको पढ़ाए हुए हैं। अगर हम लोग को लिखा हुआ है कहीं पर PH3 लिखा हुआ है और हम लोग क्या लिखा हुआ है, PF3 लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, तो हम बताए थे कि अगर आप इसका बॉन्ड पेयर निकालोगे तो इसका भी बॉन्ड पेयर 3 है और इसका भी बॉन्ड पेयर कितना है, 3 है। आप लोन पेयर निकालो तो इसका भी लोन पेयर कितना आएगा, 1, और इसका भी 1। इन दोनों का आप क्या निकालोगे, इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन पेयर भी क्या आएगा, 4 और 4, सब कुछ सेम आ गया। नहीं, इनका सेंट्रल एटम भी क्या है, सेम है। अलग क्या है, तो हम बताए थे कि जिनके साइडेड एटम की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है उनका बॉन्ड एंगल कम होता है। ठीक है, नहीं यानी हम ऐसा कुछ बताए थे कि बॉन्ड एंगल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ साइडेड एटम, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ साइडेड एटम, ऐसा होता है। ठीक है, यानी अगर साइडेड एटम की विद्युत नात्मकता ज्यादा होगी नहीं तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। तो उस हिसाब से नियमतः अकॉर्डिंग टू रूल अगर देखें, इस रूल के हिसाब से देखें, अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग बात करें तो रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, हम लोगों का PH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होना चाहिए और PF3 का बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, यही नियम है। ठीक है, इसको आपको हम समझाए भी थे, आप ऐसे भी समझे थे इस बात को, नहीं कि अगर आप PH3 को लिखते हो, PH3 को लिखते हो तो यहाँ पर P आपका है, यहाँ पर आपका H है, यहाँ पर आपका H है, यहाँ पर आपका H है, नहीं ये पिरामिडल शेप में होता है। ठीक है, अगर आप PF3 को लिखते हो तो PF3 का शेप भी पिरामिडल होता है, PF3, तो यहाँ पर P, यहाँ पर F, यहाँ पर आपका F और यहाँ पर आपका F। इन दोनों में अगर देखा जाए तो इन दोनों में ज्यादा विद्युतात्मक कौन है, फ्लोरीन, तो बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींचेगा, तो बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर फ्लोरीन के ज्यादा नजदीक होंगे होंगे तो अगर बॉन्ड पेयर फ्लोरीन के ज्यादा नजदीक हैं, यहाँ पर इसके ज्यादा नजदीक हैं, तो ये देखो कि अगर बॉन्ड पेयर के बीच की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। नहीं, लेकिन फास्फोरस हाइड्रोजन में फास्फोरस की विद्युत नात्मकता थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन किसके नजदीक जाएंगे, फास्फोरस के नजदीक जाएंगे। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अगर फास्फोरस के नजदीक जाएंगे बाबू, तो ये बताओ हमको इनके बीच की दूरी बढ़ेगी घटी, दूरी बढ़ गई, गजब। ये नजदीक चले गए तो इनके बीच की दूरी, ये लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, इनके बीच की दूरी क्या है, कम हो गई ना। तो अगर दूरी कम हो जाएगी तो इनके बीच विकर्षण होगा, जब विकर्षण होगा तो बॉन्ड फैल जाएगा। विकर्षण कम करना चाहता है, हर एक स्ट्रक्चर जो है वो विकर्षण को क्या चाहता है, कम करना चाहता है। तो विकर्षण कम करने के लिए बॉन्ड एंगल क्या हो गया, थोड़ा सा फैल गया, तो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा और इसका बॉन्ड एंगल कम, नहीं होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, नहीं ऐसा ही होना चाहिए, ध्यान रखना है। नियमतः हम लोग को यही पढ़ाया गया है कि PH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, नहीं, और PF3 का बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा, नहीं। लेकिन देखो तो एक्सपेरिमेंटली अगर देखें तो यहां देखो तो क्या दिखा गया है, एक्चुअली क्या हुआ, PF3 का बॉन्ड एंगल का वैल्यू जब मेजर किया गया तो कितना आ गया,
97.8, और इसका वैल्यू जब मेजर किया गया तो क्या आ गया 93.8। सोचो, नहीं हम लोग को pH3 का ज्यादा बताया गया था नियम के अनुसार, लेकिन यहाँ तो pH3 का वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या आ गया, कम आ गया। नहीं, और pF3 का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या आ गया, ज्यादा आ गया। तो ऐसा क्या हो गया भाई, नहीं तो फिर से आएगा बात बैक बॉन्डिंग का, ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ध्यान से देखो, यहाँ पर pF3 है तो देखो तो P, और इसके बाद कितने F हैं, 3 F हैं। जस्ट ए मिनट, हेलो, देखा जाए तो यहां पर हम लोग को pF3 दिया हुआ है। तो आपको पता है नहीं फास्फोरस के बारे में कि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p3। इसके पास 3d खाली होता है कि नहीं होता है, होता है। तो इसके पास 3s2 और 3p3 और 3d क्या है, खाली है। नहीं, चलो फ्लोरीन की बात करते हो तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। इसका बाहरी कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 2s2 2p5 होता है। तो इसके पास अजोड़ा कय गो है, एगो। तो फ्लोरीन जो है, एक फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बना सकता है। देख लो, एक फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाए, एक फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाए, एक फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाए, नहीं तो फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है और साथ साथ इसके पास लोन पेयर भी है। इसके पास क्या है, लोन पेयर भी है कि नहीं है। चलो, फास्फोरस के पास देखा जाए तो 3s में इलेक्ट्रॉन है, 3p में इलेक्ट्रॉन, लेकिन 3d क्या है, खाली है। तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है। तो इसके पास खाली कक्षक है, वो भी कौन सा, d ऑर्बिटल, और इसके पास p ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल में लोन पेयर है ना, दिक्कत है। तो इसके और इसके बीच में बैक बॉन्डिंग बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। इसका कौन सा ऑर्बिटल भाग लेगा, 2p, और इसका 3d। तो यहां पर p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहां पर जो हम लोग का बैक बॉन्ड बना, ये वाला बैक बॉन्ड के भी जो बना, उसको हम लोग कहते हैं p पाई d पाई बैक बॉन्ड। तो ये आपका p पाई d पाई बैक बॉन्ड यहां पे बन गया, बना कि नहीं बना, नहीं। तो ये जो लोन पेयर दिया, ये वाला फ्लोरीन, ये लोन पेयर, तो ये फ्लोरीन भी दे सकता था, ये फ्लोरीन भी दे सकता था, नहीं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो यहां पर अगर हम बनाएं तो pF3 का ये स्ट्रक्चर बनता हम लोग का, यहां से अगर लिखें हम लोग तो यहां से एक F, यहां से एक F, और यहां से एक F, नहीं, और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग पाई बॉन्ड लिख सकते हैं ना। आप फ्लोरीन पर क्या देंगे, प्लस चार्ज, और फास्फोरस पर माइनस चार्ज। अच्छा, इसी तो हम ऐसे थे P, यहां पर हम लोग का डबल बॉन्ड, यहां पर F, और यहां सिंगल बॉन्ड F, इस फ्लोरीन पर प्लस और फास्फोरस पर माइनस, और सिंगल बॉन्ड F लिख सकते हैं कि नहीं। इसी को हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे, फास्फोरस लिखते, और क्या आता, डबल बॉन्ड F, यहां पर P पर माइनस, यहां पर प्लस, यहां पे सिंगल बॉन्ड F, और यहां पर सिंगल बॉन्ड F, होता कि नहीं होता। तो ये क्या बनता, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इनका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बनाए RH तो बनता हम लोग का P, यहां से हम लोग का F, यहां से हम लोग का F, और यहां से हम लोग क्या आएगा, F, होगा कि नहीं होगा, होगा। और यहां पर आपका पाई बॉन्ड आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट, यहां भी आपका पाई बॉन्ड आ गया, डॉट 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 डॉट, होगा कि नहीं होगा, बोलो दिक्कत है। इस पर आपका पार्शियल निगेटिव, इस पर आपका पार्शियल निगेटिव, इस पर आपका पार्शियल निगेटिव, और इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल नहीं, कंप्लीट माइनस, और इस सब पे प्लस डाल दीजिए, बोलिए दिक्कत है। तो इनका ये स्ट्रक्चर हम लोग का बनेगा, बोलिए आए, हाँ तो क्या दिक्कत है, बिल्कुल अष्टक पूरा हो गया, लेकिन क्या फास्फोरस अपने अष्टक पूरा करने के बराबर ही बॉन्ड बनाता है, क्या फास्फोरस 5 बॉन्ड नहीं बनाता है क्या, क्या फास्फोरस का वैलेंसी 3 और 5 नहीं होता है क्या, होता है, नहीं। फास्फोरस अपने अष्टक को इंक्रीज कर सकता है क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, तो ये तुम लोग जानते हैं, नहीं, बैठिए। चलिए, तो यहां से हम लोग का देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर बना, यानी pF3 के केस में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। अच्छा, आप बताइए कि क्या pH3 के केस में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है क्या हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर है क्या, नहीं है। क्या हाइड्रोजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है क्या, नहीं है।
हाइड्रोजन 1s होता है, तो 1s में यानी फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ क्या होता है, s। नहीं तो हाइड्रोजन के पास ना ही लोन पेयर है और ना ही वैकेंट ऑर्बिटल है। नहीं तो क्या ph3 केस में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। बैक बॉन्डिंग होने के लिए एक एटम के पास या तो लोन पेयर होना चाहिए, नहीं या तो वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। चलो मानते कि यहाँ फास्फोरस के पास लोन पेयर तो है, नहीं तो क्या उसको एक्सेप्ट करने के लिए हाइड्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? नहीं है। तो अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो ph3 केस में हम ऐसा लिखें कि नो बैक बॉन्डिंग, ph3 केस में नो बैक बॉन्डिंग, यहां पर कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। अब ये बताओ कि बैक बॉन्डिंग का मतलब हम लोग यहां पे क्या मानते हैं, पाई बॉन्ड। नहीं, और हम बताए हुए कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है इस तरह से, एक्सियल ओवरलैपिंग, और पाई बॉन्ड बनता है लैटरल ओवरलैपिंग, यानी ये दोनों अंगूठे मिलेंगे आपस में। तो इन दोनों अंगूठा को आपस में मिलना है तो इनको बहुत नजदीक आना पड़ेगा, बहुत नजदीक आना पड़ेगा, तब ये ओवरलैप करते हैं। याद है, साइड वाइज ओवरलैपिंग ऐसे होता है, यानी अंगूठा को ऐसे मिलना पड़ेगा। नहीं तो ये जो ओवरलैपिंग होता है, सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए एटम को बहुत नजदीक आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पाई बॉन्ड बनाना है तो एटम को बहुत नजदीक आना पड़ता है, तब जाके ये अंगूठा मिलेगा भाई। बस में आ रहा है ना। तो पाई बॉन्ड जब बनता है दो परमाणुओं के बीच में, तो दो एटम बहुत नजदीक आते हैं तब पाई बॉन्ड बनता है। नहीं तो यहां पर हुआ क्या, बैक बॉन्डिंग का क्या हुआ, नहीं यहां पे फास्फोरस और फ्लोरीन के बीच की दूरी क्या होगी, घट गई। फास्फोरस फ्लोरीन के बीच की अगर दूरी घटेगी तो बॉन्ड पेयर के बीच में विकर्षण बढ़ जाएगा, जब विकर्षण बढ़ जाएगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। मेरा बात समझ आया? तो इसका रीजन लिखना है आप लोगों को, हम समझा दिए, बस में है ना। यहां पर क्या लिखना है, यहां पर pf3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाता है ph3 से। क्यों? तो बोलना है कि pf3 में बैक बॉन्डिंग होता है, ph3 में बैक बॉन्डिंग नहीं होता है। तो pf3 में बैक बॉन्डिंग होने के कारण से इसके आबंध की लंबाई छोटी हो जाती है। जब आबंध की लंबाई छोटी होगी, नहीं तो ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जिनको हम यहां दिखा रहे थे, अब वो कहां चले जाएंगे, ये बॉन्ड नजदीक हो गए ना। तो बॉन्ड जब छोटे हो जाएंगे तो फास्फोरस और फ्लोरीन के बीच में तो भी क्या हो जाएगा, ये बहुत नजदीक आ जाएंगे। बॉन्ड पेयर के बीच की दूरी क्या होगी, बहुत कम हो जाएगी। जब बॉन्ड पेयर के बीच की दूरी बहुत कम होगी तो उनके बीच विकर्षण बढ़ जाएगा। जब विकर्षण बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल ऑटोमेटिक क्या होगा, बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? लिखा जाएगा। तो हम लोग क्या लिखना है, हम फिर से बोल रहे हैं, हम लोग को लिखना है कि ph3 में बैक बॉन्डिंग नहीं होता है, pf3 में बैक बॉन्डिंग होता है, जिसके कारण से इसके आबंधों की लंबाई छोटी हो जाती है। आबंध की लंबाई छोटी होने के कारण, आबंध की लंबाई छोटी होने के कारण बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसके कारण विकर्षण बढ़ जाता है। विकर्षण बढ़ने के कारण बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाता है। लिखाएगा तो लिख के लाना है, आगे बढ़े ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, तो ये सब समझ गए आप लोग। चलिए यहां पर देखा जाए, एक यहां पर हम लोगों को बॉन्ड दिया हुआ है H2O Cl2 और F2O। चलो पहले हम लोग इसको देखते हैं। हम लोग को दिया हुआ है यहां पर H2O Cl2O और F2O। मान लो कोई कहता है हमको कि भाई इसका बॉन्ड एंगल कंपेयर करो, तो हम लोग क्या पढ़े, हम लोग कहते हैं कि सर बॉन्ड एंगल निकालना है तो पहले बॉन्ड पेयर निकालिए। चलिए, ऑक्सीजन 2 को हाइड्रोजन जुड़ा है, बॉन्ड पेयर 2। ऑक्सीजन 2 क्लोरीन से, बॉन्ड पेयर 2। ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन से, बॉन्ड पेयर 2। दिक्कत है? चलिए लोन पेयर निकालिए। लोन पेयर आप निकालेंगे तो यहां पर देखिए, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कय गो होगा, 2 गो। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 में से 2 यूज कर गया, बचा 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब लोन पेयर कय गो, 2 गो। चलिए यहां बताइए, 2 लोन पेयर, यहां पे 2 लोन पेयर। चलिए दोनों को जोड़ दीजिए, अब क्या निकलेगा, कितना, चलिए सही है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर निकल गया, नहीं अब हम लोग का बॉन्ड पेयर भी सेम, लोन पेयर भी सेम, इलेक्ट्रॉन पेयर भी सेम, और सेंट्रल एटम भी क्या है, सेम है। तो अभी तो पढ़े थे ना कि बॉन्ड एंगल जो होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइडेड एटम के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ साइडेड एटम। यानी साइडेड एटम की विद्युत नात्मकता ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, ऐसे नहीं बोला गया। तो चलिए इसमें साइडेड एटम की विद्युत नात्मकता ज्यादा, तो देखते हैं ज्यादा किसकी है, इसका बॉन्ड एंगल कम होगा।
इसका बॉन्ड एंगल उससे ही कम और इसका बॉन्ड एंगल सबसे सॉरी इसका उससे ज्यादा और इसका सबसे ज्यादा। तो बॉन्ड एंगल का अगर क्रम हम लिखें तो बॉन्ड एंगल का क्रम सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, तब किसका, और तब किसका, F2O। लेकिन यहां पर यह हुआ कि हम लोग बैक बॉन्डिंग के बारे में नहीं सोचे, यहां पर हम लोग बैक बॉन्डिंग के बारे में नहीं सोचे। यहां पर सिंपल हम कॉन्सेप्ट लगाए कि भाई अगर साइडेड एटम की विद्युत नात्मकता ज्यादा होती है तो बॉन्ड एंगल कम होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा विद्युत नात्मक फ्लोरीन है तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। नहीं, उसके बाद क्लोरीन विद्युत नात्मक है तो इसका बॉन्ड एंगल इसके रेस्पेक्ट में इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। हाइड्रोजन के विद्युत नात्मकता सबसे कम है तो सबसे कम है तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। नॉर्मल सा फैक्ट है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। पढ़े हैं नहीं सब, कुछ लोग नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं कहाँ पढ़े हैं, पहले ही अभी बता ही रहे हैं, पहले पहले ही उठ के सर कैसे आप बोल दिए कि छोटा और बड़ा देखा जाए तो यहां पर हम लोग को अब देखना है कि बैक बॉन्डिंग कौन बनाएगा, चेक करना होगा। नहीं, बैक बॉन्डिंग कौन बनाएगा, तो देखो तो यहां पर ऑक्सीजन दिया हुआ है, क्या ऑक्सीजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है क्या? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, बाहरी विन्यास लिखें तो 2s2 2p4 ये होता है। इसके पास 2d होता है क्या? नहीं होता है, इसके पास 2d नहीं होता है, लिख दिए। नहीं, तो क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लेकिन क्या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है? खाली कक्षक इसके पास नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास नहीं है। चलो तो लोन पेयर तो है नहीं। अब देखते कि अच्छा इसके साथ जुड़ा कौन है यहां पर, तो इसके साथ यहां कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन। चलो हाइड्रोजन की बारी देखते। नहीं, 1s1 नहीं। अब सोचते कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, नहीं तो कम से कम हाइड्रोजन के पास अगर वैकेंट ऑर्बिटल होता तो बैक बॉन्डिंग बन जाता। नहीं, लेकिन क्या हाइड्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? नहीं है, ना ही इसके पास लोन पेयर है और ना ही इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ना ही इसके पास लोन पेयर है और ना ही इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। भाई ध्यान रखना है, तो लोन पेयर भी नहीं वैकेंट ऑर्बिटल, क्या H2O में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है? नहीं है। चलो ऑक्सीजन को तो डील कर चुके हैं हम लोग कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अब क्लोरीन की बारी आती है। एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p5 लिख दिए। इसके पास 3d है कि नहीं है इसके पास 3d, तीसरे कक्ष में d होता है तो इसके पास 3d है। चलो क्लोरीन के पास लोन पेयर है कि नहीं है, और क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। अच्छा, इसके पास लोन पेयर भी है और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है। नहीं, यानी अगर कहीं देने की बारी आएगी तो ये दे भी सकता है, लेने की बारी आएगी तो ले भी सकता है। नहीं, तो इसके साथ जुड़ा हुआ कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के पास तो वैकेंट नहीं है, नहीं, लेकिन इसके पास लोन पेयर है और इनके पास वैकेंट है, तो इनके बीच में बैक बॉन्डिंग हो सकता है। नहीं, तो हम यहां लिखें कि Cl2O में बैक बॉन्डिंग संभव है, Cl2O में बैक बॉन्डिंग संभव है, ऐसा हम लिखेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब यहां जाओ। ऑक्सीजन F2O में क्या बैक बॉन्डिंग होगा क्या? नहीं होगा। ऑक्सीजन के पास वैकेंट है, ये नहीं है। अब फ्लोरीन के पास 2p5 2d तो होता नहीं है तो इसके पास भी वैकेंट नहीं है, तो वैकेंट नहीं है भाई, तो क्या F2O में बैक बॉन्डिंग होगा क्या? F2O में बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। चलिए, तो बैक बॉन्डिंग सिर्फ किस में, Cl2O में। तो जिसमें बैक बॉन्डिंग होता है बॉन्ड पेयर छोटे हो जाते हैं, बॉन्ड पेयर के बीच की, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम हो जाती है, दूरी कम होगी विकर्षण ज्यादा होगा, विकर्षण ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाएगा। चलो तो ये जो ऑर्डर लिखे थे इसी ऑर्डर को अब चेंज किया जाए, Cl2O को आगे, तो अब किसको, H2O, आप किसको, F2O, यानी ये आ गया इसके स्थान पर और ये चला गया, बुझा रहा है, कह सकते हैं कि नहीं? नहीं, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो बैक हम लोग बॉन्ड एंगल जिसमें पढ़ रहे थे उस समय ये सब कॉन्सेप्ट नहीं बताए। क्यों नहीं बताए? क्योंकि भाई उसमें बैक बॉन्डिंग नहीं पढ़े हुए थे। नहीं, अब हम लोग बैक बॉन्डिंग के बारे में जान गए, तो कभी भी अगर 3 मॉलिक्यूल दिए गए हैं, नहीं तो उनको हम लोग सावधानी से देखेंगे कि किसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, किसमें नहीं पॉसिबल है, ध्यान रखना है। नहीं, बैक बॉन्डिंग एक बार चेक कर लिए, बैक बॉन्डिंग एक बार चेक कर लिए, जिसमें बैक बॉन्डिंग होगा भाई वहां पे बॉन्ड
वहां पर बॉन्ड छोटा हो जाएगा। बॉन्ड जैसे ही छोटा होता है उनके बीच का विकर्षण बढ़ जाता है। बॉन्ड बॉन्ड के बीच के इलेक्ट्रॉन के बीच में विकर्षण बढ़ जाता है। विकर्षण बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल फैल जाएगा। बस यही ध्यान रखना है। नहीं तो इसमें हम लोगों का सबसे बड़ा किसका हो जाएगा, Cl2O का, तब H2O का, तब F2O का। तो ये सब ध्यान रखना होगा। नहीं सब ध्यान रखेंगे तो हमसे क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो वही एक क्वेश्चन हम लोग का दिया गया था कि बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड का मतलब जो हम लोग चाहते हैं, जैसा हम लोग पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू रूल। नहीं तो हम लोग के हिसाब से बॉन्ड एंगल का क्रम ये होना चाहिए, जो कि किस पर डिपेंड है, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। नहीं हम लोग यही पढ़े थे पहले, ठीक है। बट एक्चुअल बॉन्ड एंगल यानी कि एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एंगल क्या हुआ, चेंज कर गया। नहीं चेंज कर गया, देख रहे हैं, इसमें दिक्कत है। इस चीज को समझ गया ना। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। हाँ सबका रीजन अपने से लिखना है। सबका रीजन जो है आपको अपने से लिखना है। लिखे रहिएगा ना तो याद रहेगा। हम तो समझा दिए, बस में आ रहा है, आप इसको एक बार लिख लीजिएगा अपने रीजन से समझ के ना, तो ये लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा। नहीं लिखिएगा तो आपको याद नहीं रहेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। अब ऐसे नॉर्मल हम लोग अगर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़े तो एनसीईआरटी में सब कॉन्सेप्ट नहीं दिया है। आप पलट देख लीजिएगा, बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट बस 4-5 लाइनें पढ़ाई खत्म कर दिया है। लेकिन एनसीईआरटी खराबी क्या है ना कि वो पढ़ाता नहीं है लेकिन पूछता जरूर है। बस में वो कॉन्सेप्ट पूछ देगा आपसे। बस में जब क्वेश्चन आप बनाने बैठिएगा ना तो क्वेश्चन पूछ देगा, नहीं अच्छा बैक बॉन्डिंग का आप क्या सोचते हैं, हो सकता है नहीं बॉन्ड एंगल के बारे में क्या सोचते हैं आप। नहीं अब आप सोचिए। नहीं बस में तो उस हिसाब से अब क्वेश्चन एनसीईआरटी का सब बने, एनसीईआरटी का क्वेश्चन सब बने, इसके लिए आपको डिटेल पहले सब पढ़ना पड़ेगा। नहीं अब वही सब क्वेश्चन ही हम बनवा रहे हैं, समझिए आपको, हम जो है आपका सारा क्वेश्चन ही बनवा रहे हैं, ठीक है। तो वही सब चीज है, थोड़ा सा जानने के लिए पढ़ना पड़ता है। चलिए तो देख रहे हैं बैक बॉन्डिंग के कारण हम लोग का बहुत सारी चीजें चेंज कर रहे हैं। बॉन्ड लेंथ छोटा हो रहा है, नहीं बैक बॉन्डिंग के कारण हम लोग का बॉन्ड एंगल चेंज कर जा रहा है, नहीं चेंज हो रहा है। तो ये सब चीजें चेंज होती हैं। बैक बॉन्डिंग के कारण स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। बैक बॉन्डिंग के कारण जो एसिडी के स्ट्रेंथ था वो चेंज हो गया, नहीं चेंज हो गया, बस में। तो ये सब चीजें चेंज होती है बैक बॉन्डिंग के कारण, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे आइए, पी पाई डी पाई बैक बॉन्ड पी पाई बैक बॉन्ड से दुर्बल होता है। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नहीं यहां पर देख रहे हो क्या है, पी पाई, तो पी और डी ये छोटा ऑर्बिटल और ये बड़ा ऑर्बिटल। यहां आओ, पी पी छोटा छोटा तो बॉन्ड भी छोटा, नहीं तो छोटा बॉन्ड मजबूत बॉन्ड, बुझा रहा है। नहीं ध्यान रखना है, यहां पर हम लोग का पी पी ऑर्बिटल है तो पी छोटा पी भी छोटा, तो यहां पर छोटा बॉन्ड बनेगा तो छोटा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। इसलिए यह पी पाई अगर कोई ऑर्बिटल बॉन्ड बनाता है तो वो मोर स्ट्रॉन्गर होगा, किससे, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग से। सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलो अब इसमें लिख रहा है कुछ, हम लोग इस क्वेश्चन को देखें क्या लिख रहा है। CF3- तथा CCl3- में कार्बन का संकरण बताएं तथा CF3- तथा CCl3- के स्टेबिलिटी की तुलना करें। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है कि बैक बॉन्डिंग चेक करना। नहीं तो बैक बॉन्डिंग चेक करते सबसे पहले। चलो यहां से हम लिखना शुरू करते हैं, स्पेस है हमारे पास। देखा जाए अगर हम लोग पहले बात करते हैं CF3- की, नहीं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं CF3- की। तो अगर CF3- की बात करते हैं बाबू, तो थोड़ा समझो तुम कि पहले तुम्हारे पास क्या है, कार्बन, और कितने फ्लोरीन है, यही है तुम्हारे पास, C- है। अच्छा अगर कार्बन का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखें, नहीं एक्साइटेड स्टेट वाला सीधे हम लिख रहे हैं, तो एक्साइटेड याद है हम लिखते हैं ऐसे 2s1 और 2p3 लिखते हैं एग्जाम करवाकर, तो 2s1 2p3। नहीं अब इसमें जब तुम 2s का फोटो बनाते हो तो 2s में कितना इलेक्ट्रॉन, एक, और p में कितना, 3 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास अजोरा 4 होता है, इसलिए वो बॉन्ड भी कितना बनाता है, 4। अब अगर C पर तुम माइनस दे दिए तो माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो ये जो 2p3 था, ये जो तुम्हारा 2p3 था, अब इस 2p3 को 2p4 कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं। या ऐसा करें, ज्यादा बेहतर रहेगा कि हमको ये जो 2s1 दिख रहा है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दें, तो ये 2s2 हो जाएगा और ये क्या होगा, 2p3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, नहीं 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो बाहरी कक्ष में नहीं 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, नहीं तो कोई भी इलेक्ट्रॉन पहले कहां जाना चाहता है, उस कक्ष में जिसकी ऊर्जा कम हो। तो 2s और 2p में 2s की ऊर्जा कम है तो वहां इलेक्ट्रॉन चला गया। नहीं अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहां बचा हुआ है, बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है,
तो C माइनस जो है उसके पास अनपेयर्ड कितना 3, तो बॉन्ड भी कितना बनाएगा 3। चलो तो हमको ये समझ में आ रहा है, हमको ये समझ में आ रहा है कि C माइनस जो है, नहीं इसके बारे में कोई पूछे कि इसके पास लोन पेयर है कि नहीं है इसमें लोन पेयर इसके पास है। चलो अब देखा जाए तो C माइनस जो है इसके पास क्या वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? यहाँ पे कोई वैकेंट दिख रहा है कोई खाली? इसके पास क्या 2D होता है क्या? नहीं होता है, तो वैकेंट नहीं बना सकते हैं, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। इतना समझ में आ रहा है? नहीं। अब अगर आप बात करते हो फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन क्या 2s2p5। अब इसके पास 2D होता है क्या? नहीं होता है। तो इसके पास देखो तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 1 2 3 4 और 1 5। तो इसके पास देखो कि लोन पेयर है कि नहीं है देख रहे हो, एक बॉन्ड बनाएगा उसके बाद 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर है। लोन पेयर तो है, लेकिन क्या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है? इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो ना इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है भाई, ना इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो क्या बैक बॉन्डिंग होगा? नहीं होगा। तो CF3 माइनस में बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। तो हमको यह समझ में आया कि CF3 माइनस में बैक बॉन्डिंग, CF3 माइनस में बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। CF3 माइनस में बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। ठीक है, अब CCl3 माइनस की चर्चा करते। हमारे पास अगला इसमें कॉन्सेप्ट कौन है? CCl3 माइनस, यही है ना? नहीं, तो CCl3 माइनस में बैक बॉन्डिंग चेक करते। तो C माइनस में तो चेक कर चुके हैं हम लोग कि C माइनस के पास लोन पेयर है और वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो हम यहां लिख दे रहे हैं, देखो C माइनस का फिर से लिख रहे हैं। C माइनस के पास कोई पूछे कि लोन पेयर है और C माइनस के पास वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, नहीं। लेकिन बात करते हैं हम लोग क्लोरीन की, क्लोरीन की बात करते हैं। तो एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन 3D है भाई, वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास। तो वैकेंट ऑर्बिटल है तो हम सीधे लिखें, अब इतना कंक्लूड करने की क्या जरूरत है कि CCl3 माइनस में बैक बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा? CCl3 माइनस में बैक बॉन्डिंग जो होगा वो होगा। बोलो इतना में दिक्कत है? बैक बॉन्डिंग एक से ज्यादा नहीं हो सकता है, नहीं। बैक बॉन्डिंग एक से ज्यादा जनरली नहीं होता है, लेकिन मे भी पॉसिबल कोई ऐसा केस हो जिसमें हो सकता है। नहीं, आपका ये क्वेश्चन है तो हम इसको देखेंगे जरूर। बोलिए। Cl2O में तो एग्जाम्पल दिए थे ना, एक ही बैक बॉन्डिंग उसमें होगा, उसमें एक ही बैक बॉन्डिंग होगा। नहीं, Cl2O में एक ही बैक बॉन्डिंग होगा, लेकिन बैक बॉन्डिंग एक से ज्यादा हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। नहीं, ये कब होगा? जब सेंट्रल एटम, जानते हैं सेंट्रल एटम हमारे पास एक से ज्यादा होंगे। जब एक ही मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होंगे, ऐसा नहीं होता है कि हम लोग पढ़ते हैं, याद करो H2H2O6 या H2H2O7 पढ़ते हैं ना ऐसा। तो इसमें सल्फर 2 गो आ गया ना, तो 2 सल्फर का मतलब हुआ कि उसके पास 2 गो सेंट्रल एटम आ गया। तो अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल मिल जाए जिसमें सेंट्रल एटम कितना हो 2 हो और दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो उस केस में बैक बॉन्डिंग की संभावना हो सकती है। या अगर सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, 2 सेंट्रल एटम अगर है, तो उस केस में बैक बॉन्डिंग हो सकता है। लेकिन जनरली अगर एक सेंट्रल एटम है तो उस केस में बैक बॉन्डिंग जल्दी पॉसिबल, डबल बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, खोजेंगे उसको हम लोग, एग्जाम्पल से खोज कर देखेंगे हम लोग। चलो, तो CCl3 माइनस दिया, इससे बैक बॉन्डिंग है कि नहीं है? बोलो दिक्कत है? चलो अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां से ये समझ में आ गया हम लोगों को, 2 बातें समझ में आई। क्या समझ में आई? हमारे पास CF3 माइनस था, तो ये समझ में आया कि CF3 माइनस जो था इसमें बैक बॉन्डिंग, इसमें बैक बॉन्डिंग संभव है? नहीं है। बुझा रहा है ना? ये नहीं खाली सौरे बुझते रहें। CCl3 माइनस में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। बोलो इतना में दिक्कत नहीं ना है? नहीं है। तो अब हमको ये समझना है, इससे पूछा कि भाई CF3 माइनस में कार्बन का संकरण बताइए। नहीं, तो चेक करते भाई, C F F F और यहां पर माइनस, यही ना होता है। अब हमको कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, तो हम चेक करते
कार्बन का हाइब्रिडेशन। तो पहले हाइब्रिडेशन चेक करने के लिए क्या चेक करते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो चलो सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, कार्बन के चारों तरफ सिग्मा बॉन्ड कय गो है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड कय गो, 3 गो। अब चेक करते हैं लोन पेयर कि इस सी माइनस के पास लोन पेयर कय, नहीं, एक लोन पेयर होगा, क्योंकि कार्बन जब उदासीन होता है, कार्बन जब उदासीन होता है तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 और सी माइनस तो 5, 5 में से यूज कितना कर गया, 3 का यूज कर गया बॉन्ड बनाने में, तो कितना बचा, 2। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, यानी कि लोन पेयर कितना, 1। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ जाएगा, 4। तो इलेक्ट्रॉन पेयर 4, तो हाइब्रिडेशन क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन आपका होगा sp3। बोलो दिक्कत है इसमें, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कह सकते हैं हम लोग, इतना में दिक्कत। चलो अब आगे आ जाओ, CCl3 माइनस, CCl3 माइनस, इसको चेक करते हैं। C, एक Cl, 2 Cl और एक 3 Cl और एक माइनस चार्ज। चलो इस कार्बन के पास चेक करते, सिग्मा बॉन्ड कय गो, सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड आप बता रहे हो कि 3 होगा। चलो लोन पेयर बताओ, 1, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना, 4। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना, हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो क्या होगा, sp3। बोलो दिक्कत है इसमें, हैं? हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर ये लिखना sp3 क्या है, गलत है, ये लोन पेयर काउंट नहीं होगा, नहीं, क्योंकि आपको बताया गया ना कि ये यहां जो लोन पेयर है ये बैक बॉन्डिंग में भाग लेता है, नहीं, तो अगर ये लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में भाग ले लिया, यानी वो लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाने लगा, तो क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, नहीं करते हैं। तो क्या यहां पर लोन पेयर 1 लिखना सही है, नहीं, ये लोन पेयर तो पाई बॉन्ड बनाने लगा। तो अगर लोन पेयर इसका, एक लोन पेयर अगर इसका पाई बॉन्ड बनाने लगा, तो क्या यहाँ कार्बन के इस लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में गिनेंगे, नहीं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट गलत हो गया, यहां से हम लोग गिनना होगा, तो यहां से हम लोग काउंट करेंगे कि भाई सिग्मा बॉन्ड कय गो, 3 गो, और लोन पेयर कय गो, 0, इलेक्ट्रॉन पेयर कय गो, 3। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। बुझा रहा है, सब बुझा नहीं रहा है कि नहीं बुझा रहा है, मतलब बुझाना चाहिए, ये सब ध्यान रखिएगा लोग, नहीं तो काम घबरा जाएगा। नहीं, पढ़ने के लिए सब लोग हाइब्रिडेशन पढ़ लेते हैं, बस मेरा किसी से पूछेगा हाइब्रिडेशन, अरे बहुत आसान सा चीज है, पूछो ना क्या पूछोगे, नहीं, तो हाइब्रिडेशन मत पूछिए, ये सब पूछिए, बस मेरा ना, हाइब्रिडेशन में जहाँ पे फंसने वाला चीज है वहां पूछिएगा तो कोई अटक जाएगा, क्योंकि बैक बॉन्डिंग बहुत बच्चा पढ़ता ही नहीं है, केयर ही नहीं करता है। बॉन्ड एंगल पूछना है तो बॉन्ड एंगल का वो मत पूछिए, नॉर्मल है, नहीं, कुछ और पूछिए बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड, तो वहां बच्चे फंसते हैं, ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पे रिलेट ही नहीं करता है लोग। चले, तो इतना में दिक्कत है किसी को, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर केयर करना है कि आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन, अगर कोई sp3 बोलता है, CCl3 में जनरली किसको दीजिएगा ना, तो sp3 बताएगा, नहीं, जो बैक बॉन्ड नहीं पढ़ा है, और जो बच्चा बैक बॉन्डिंग पढ़ा है कहीं अच्छा तरीके से, नहीं, वो बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 नहीं होगा, क्या होगा, sp2 होगा। तो ये भी समझ में, अच्छा बैक बॉन्डिंग तो गजब कर रहा है भाई, हाइब्रिडेशन भी चेंज कर दिया, नहीं कर दिया। साथ साथ तुम देखो, तो देखो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, हाइब्रिडाइजेशन अगर तुम्हारा sp3 है, नहीं, तो उसके हिसाब से अगर तुमसे कोई पूछे कि स्ट्रक्चर बताओ, तो स्ट्रक्चर तुम क्या बताओगे, टेट्राहेड्रल, तुम पढ़े हुए हो कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल। अब तुम यहां देखो कि सिग्मा बॉन्ड 3 है, लोन पेयर 1 है, तो कोई पूछता कि शेप क्या होगा, तो शेप पिरामिडल होगा, सही है, शेप हम लोग क्या होगा, पिरामिडल होगा, यही तो है, कितना आपको याद है उसी पे डिपेंड करता है, नहीं, आप तेज हो जाते हैं अगर आपको याद है तो। यहाँ पे आइए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका लोन पेयर जो है वो तो बैक बॉन्डिंग में भाग ले लिया, नहीं, तो लोन पेयर अगर बैक बॉन्डिंग में भाग ले लिया भाई, तो आप समझते हो कि हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर गया। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया तो आप समझ रहे हो, इस केस में लोन पेयर 0 है, तो जब लोन पेयर 0 तो स्ट्रक्चर और शेप क्या बराबर, और वो क्या होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, ध्यान रखना है, ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। बोलिए दिक्कत है, समझिए, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो रोइए, बुझा रहा है, जिन लोगों को नहीं बुझा रहा है वो रोइए, क्योंकि हम किसी को अलग से बैठा के ट्यूशन नहीं दे रहे हैं, इसी क्लास में कुछ बच्चे बता रहे हैं और कुछ बच्चे नहीं बता पाते हैं, नहीं, कुछ बच्चों को लगता है कहीं क्या चल रहा है, नहीं, तो सोचिए कि क्यों ऐसा लग रहा है, क्या चल रहा है,
ठीक है। और कुछ बच्चे हैं कि फटाफट फटाफट जवाब देते हैं, उनको हर एक बात समझ में आता है, कितना भी उनको उलझाइए नहीं, जब समझा देते उनको सब उलझन उनका खुल जाता है, बोलते हैं अच्छा हम तो सब बात समझते ही हैं, वो तुरंत समझ जाते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जिनका कभी नहीं समझ में आता है उनको, नहीं, तो बड़ा फर्क है। समझदारी को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब समझ में अगर आ रहा है जिन बच्चों को, उनको ठीक है, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनको बहुत परेशानी होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। क्यों कुछ नहीं बोलते हैं, किसी बच्चे का रिजल्ट हो जाता है एक ही क्लास से, और उसी क्लास से किसी बच्चे का रिजल्ट नहीं हो पाता है, क्या कारण है? टीचर तो सबको बराबर पढ़ा रहा है, हमेशा नहीं ना है किसी को हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, किसी को कम ध्यान दे रहे हैं, सबको बराबर आवाज़ जा रही है। देखो सबके पास माइक बराबर लगा हुआ है, नहीं बॉक्स लगा हुआ है, सबको बराबर बराबर आवाज़ मेरी जा रही है, नहीं सब लोग को बराबर होमवर्क दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन उसी में कुछ बच्चा टॉप कर जाता है, कुछ बच्चा अच्छा निकल जाता है। कारण है भाई, जो दिन रात मेहनत करेगा नहीं वही कुछ कर पाएगा। नहीं बोलता इसे, आप सुनिएगा, बहुत लोग APJ अब्दुल कलाम का भी आप बुक पढ़िएगा तो भी यही बात कहते हैं, सुने होंगे आप लोग कहीं ना कहीं। नहीं तो क्या कहते थे कि मतलब आप सुबह में जैसे 9 से 6 आप क्या करते हैं, इस पर किसी का सक्सेस डिपेंड नहीं करता है। हाँ, मैं सुबह में 9 बजे से लेके 8 बजे से लेके आप शाम के 6 बजे तक क्या करते हैं, इस पर सक्सेस डिपेंड नहीं करता है किसी भी आदमी का। आप रात को, बस में आ रहा है, 9 बजे से या 7 बजे से लेके 12 बजे तक, 1 बजे रात तक क्या करते हैं उस पर सक्सेस डिपेंड करता है, बस में आ रहा है। तो बहुत लोग हैं ना ये, क्योंकि ये जो टाइम है ना 9 से 6, ये तो सब लोग पढ़ते हैं, आज सब लोग काम कर रहे हैं, सब लोग नौकरी कहीं ना कहीं कर रहे हैं, आप लोग भी एक तरह से समझिए कि पढ़ रहे हैं, नौकरी ही कर रहे हैं, तो ये काम सब कोई करता है। लेकिन उसके बाद कौन उस पर टाइम, अपने आप पर टाइम देता है? नहीं, आप पढ़ते हैं तो अपने लिए पढ़ते हैं, अपने ऊपर टाइम देते हैं। आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप अपने ऊपर टाइम दे रहे हैं। तो जो आदमी अपने ऊपर टाइम देगा ना वो डेवलप करेगा, वो डेवलप करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है, ध्यान रखना है। और जो आदमी अपने ऊपर काम नहीं करना चाहता है, दूसरे के काम में ही बिजी है, दोस्तों में बिजी है, सामान लाने में बिजी है, घूमने में बिजी है, नहीं तो आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। जो अपने ऊपर काम नहीं कीजिएगा तो क्यों आप सोच रहे हैं कि हम बहुत डेवलप कर जाएंगे? नहीं कर सकते हैं भाई, नहीं। तो एफर्ट लगाना है तो अपने ऊपर लगाइए, अपने आप को इंप्रूव करने में लगाइए, फैक्ट है। चलो इतना में दिक्कत नहीं ना है, ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। सेम क्वेश्चन है नहीं, यहां पर अब देखो तो हम लोग को दिया हुआ है तो हम बस डायरेक्टली यहां पे समझा दे रहे हैं, नहीं आप इसको अपने से डिटेल करना। देखो यहां पर NCH3 का होल 3 है ना, यहां देखो N से एक CH3, N से एक CH3, N से एक CH3, इसके पास क्या आया? लोन पेयर, सेम है। यहां आ जाओ N SiH3, SiH3 और कौन आया? SiH3, और इस पर क्या आ गया? लोन पेयर। देख लो दोनों का सेंट्रल एटम सेम है, नहीं है क्या? दोनों का सेंट्रल एटम सेम है, दोनों का बॉन्ड पेयर भी सेम है, और दोनों का लोन पेयर भी क्या है? सेम है, सब कुछ सेम है भाई। नहीं, अब इसमें तुमको बोल रहा है सबसे पहले कि नाइट्रोजन का संकरण ज्ञात करें। नहीं तो संकरण जब भी बोले तो थोड़ा सावधान हो जाना है, बैक बॉन्डिंग जरूर चेक कर लो। नहीं तो यहां पर इसके पास लोन पेयर तो है लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। कार्बन के पास ना ही लोन पेयर है और ना ही वैकेंट ऑर्बिटल है, क्यों? क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है और चारों बना चुका है, देख लो एक बॉन्ड इधर और 3 हाइड्रोजन के साथ, तो इसके पास ना ही लोन पेयर है और ना ही वैकेंट ऑर्बिटल। यहां कोई बैक बॉन्डिंग होगा क्या? बैक बॉन्डिंग हम यहां लिख दिए और बैक बॉन्डिंग लिए क्या कर दिए? क्रॉस। लेकिन यहां देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। सिलिकॉन क्या आ जाओ, सिलिकॉन के पास 3D होता है, सिलिकॉन 3rd पीरियड का है, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो यहां बैक बॉन्डिंग होगा, यहां पर बैक बॉन्डिंग जो है वो आपका होगा, ध्यान रखना है। तो अगर बैक बॉन्डिंग होगा बाबू, नहीं ठीक है, तो निश्चित है कि अब इसका सब कुछ चेंज करेगा। नहीं तो अब यहां पर तुमसे कोई बोलता है कि बताओ नाइट्रोजन का संकरण यहां पर बताओ, तो सिग्मा बॉन्ड 3 या लोन पेयर 1, तो sp3 लिखें। यहां पे आओ, सिग्मा बॉन्ड 3 लेकिन लोन पेयर नहीं काउंट करेंगे 0, तो इसका हाइड्रोजन क्या लिखें? sp2, सही है। ध्यान दो यहां पर अगर देखें, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इसका अगर कोई पूछता है कि स्ट्रक्चर क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा, बिल्कुल सही है कि टेट्राहेड्रल होगा, ध्यान रखना है। और इसका शेप क्या होगा? शेप इसका होगा पिरामिडल, ध्यान रखना है, बिल्कुल सही हम लोग जा रहे हैं, ध्यान रखना है। इसके केस में आ जाए तो इस केस में स्ट्रक्चर और शेप सेम के अलग अलग,
सेम होगा, क्योंकि लोन पेयर क्या है, जीरो है। तो इस केस में हम लोग क्या होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। तो ये बात हम लोग को बताया गया, ध्यान रखना है। अब इनकी स्टेबिलिटी भी पूछ रहा है। नहीं, अगर नॉर्मल केस में कोई बोलता ना स्टेबिलिटी, जैसे अगर आप बैक बॉन्डिंग नहीं सोचते, अगर आप बैक बॉन्डिंग नहीं सोचते तो आप क्या कहते कि अरे सर यहां पर देखिए ना, नाइट्रोजन 2p और कार्बन भी 2p, 2p 2p अतिव्यापन है। नहीं सर यहां आइए, 2p 3p, सर 2p 3p अतिव्यापन है। सर ये बॉन्ड बड़ा होगा, ये अनस्टेबल होगा, और ये बॉन्ड सर छोटा होगा, नहीं तो ये सर मोर स्टेबल होगा, ऐसा कॉन्सेप्ट रहता है। लेकिन एक बैक बॉन्डिंग आके सारे कॉन्सेप्ट का ऐसा का तैसा कर दिया। नहीं, ये बैक बॉन्डिंग जैसे ही बनाया, नहीं यानी पाई बॉन्ड बन गया भाई। पाई बॉन्ड में एटम बहुत नजदीक चले जाते हैं, जैसे ही नजदीक आएंगे ना, इनके बीच का स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब ये एक बॉन्ड नहीं गिना जाएगा, ये 1.33 बॉन्ड गिना जाएगा, ये 1.33 बॉन्ड गिनाएगा, ये 1.33 बॉन्ड गिनाएगा। गिनाएगा कि नहीं गिनाएगा? तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा और इसका स्टेबिलिटी कम होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो, दिक्कत है? तो ओवरऑल अब बैक बॉन्डिंग में और भी सारी बातें हैं, लेकिन ओवरऑल हम कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। नहीं, अब हम लोग का इसमें लास्ट टॉपिक चलेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नहीं, तो वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हम लोग का बहुत ज्यादा यूज आता है 12th में, ध्यान रखना है, क्योंकि 12th जितना पढ़िएगा ना, बार बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्गेनिक में भी आएगा, बार बार हर जगह कहीं ना कहीं आता रहेगा। तो इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट भी हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, आज के क्लास में। हाँ, कलर पढ़ना होता है हम लोग को, तो ये डी ब्लॉक में है, 12th में पढ़ना है, 11th में नहीं है। हाँ, बुक लाइएगा। जैसे कलर इम्पार्टिंग हम लोग को पढ़ना है, तो डी ब्लॉक में जो है ना, डी ब्लॉक कौन से कंपाउंड कलर शो करते हैं, कौन से कंपाउंड कलर शो नहीं करते हैं, ये कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है। और उसमें उसमें एक रूल भी आता है, ध्यान रखना है, ठीक है। एक आदमी बोल दिया जनरेटर स्टार्ट करने के लिए।